हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार मेरे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। और लास्ट जो आपके एग्ज़ामिनेशन के कुछ दिन बचे हैं, उसमें आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीक़ा से होना चाहिए। तो आज लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 71। इससे पहले आप लोग को 70 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आप लोग सभी को पता है कि साइंस का 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जेएसएस सीजीएल के एग्जाम में। और अगर आप 71 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो उम्मीद भी लगा पाओगे कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे मेरे दोस्त, वैसे मेरे जोहार साथी जो अभी तक हमारे 70 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, वो जाएंगे हमारे चैनल ईडू फाइवर पे और प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को बड़ा ही मन से देख लीजिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास जो हो उसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, बस मैं आपको 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज की आज घोषणा भी करने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र अब बचा है 30 दिन। क्योंकि आज हो गई है 28 तारीख और आप लोग का जो एग्जाम है होने वाली है वो 28 जनवरी को होने वाली है। तो मात्र 30 दिन बचा है और 30 दिन की एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैं आपके साथ आज से जुड़ रहा हूं, है ना। तो आज एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं, तो उस घोषणा को सुनना मत भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि 30 दिन जो अभी तक सीजीएल की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, अगर वो 30 दिन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि ये 30 दिन में ही वो झारखंड सीजीएल का एग्जाम को एकदम निकाल लेंगे। तो ये घोषणा का अगर सुनना है तो बेहतरीन तरीके से वेट कीजिए। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और ये ऐसे क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए, है ना। इसके किसके निवारण के लिए चाहिए? मायोपिया के रोगी को इसके इसके होना चाहिए, इसके निवारण के लिए चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अगर मान लिया जाए किसी को मायोपिया हो गया है और वो चाहता है कि ठीक होना। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या होता है कि निकट की चीजों तो दिखती है, प्रॉब्लम होती है दूर की चीजों को देखने में। अब दूर की चीजों को देखना है तो उनको लेना पड़ेगा, बताइए कौन सा लेंस? अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा कि उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा कि उभयतल लेंस का लगाएगा या लेंस प्रत्यारोपण करवाएगा? क्या करवाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब दीजिए। तो भाई, मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे को यूज में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और अगर किसी को आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो वो उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मैं आपको अगले स्लाइड में देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त कर ले तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ईडू फाइवर, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईडू फाइवर ऑनलाइन हब। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक चीज अपडेट दोनों पर होती है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको बेस्ट नोट्स के साथ, बेस्ट नोट्स के साथ भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जैसे लिखा हुआ है क्या? मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए अवतल लेंस लेना चाहिए। कौन सा लेंस लेना चाहिए? अवतल लेंस। मायोपिया रोगी नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के क्या होते हैं? आगे बनता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। दूरदृष्टि रोगी उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए किसको? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष रोगी को द्विफोक्सी लेंस यानी कि उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सारे लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन जवाब है। अबिंदुकता, जिसको हम लोग बोलते हैं मोतिया अबिंदुकता, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि वैषम वाले रोगी को बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो सारे दृष्टि दोष एक ही स्लाइड में खत्म। तो अगर निकट दृष्टि दोष, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे वो जरा दृष्टि दोष हो, चाहे वो अबिंदुकता हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का आंसर लगा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो देर किस बात की मेरे प्यारे मित्र, आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइवर पे। कहाँ जाइएगा? ईडू फाइवर पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, EDUFIBER लिखिएगा टेलीग्राम पे जाके तो हमारी चैनल आ जाएगी। अगर हमारे आप ग्रुप में से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप लिखिएगा ईडू फाइवर ऑनलाइन हब, ऑनलाइन हब।
ये दोनों है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप है, किसी से साथ जुड़ जाइए, आपको वहां पर हर एक तरह का पीडीएफ आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लेने से पहले लीजिए, हमारे जो टाइपराइटर है वो बहुत तेज दिमाग के हैं, वो घोषणा ना आप लोगों के लिए पहले ही लगा दिया। देखिए घोषणा ये है कि आज 28 तारीख है और आज से मात्र 30 दिन आपके एग्जाम में बचा है। तो मैं चाहता हूं कि लास्ट का जो 30 दिन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 डेज, ये 30 दिन है ना में JSSC CGL क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अगर वैसे विद्यार्थी जो अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि झारखंड सीजीएल को क्रैक करना, तो उनके लिए मैं 30 दिन का बेहतर प्लान लेकर आया हूं मेरे प्यारे मित्र, है ना। तो 30 दिन में 30 मैराथन क्लास आपको मैं देने वाला हूं। 30 दिन 30 मैराथन क्लास लूंगा आप लोगों के लिए और पूरी सिलेबस को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ, बस एक क्लास, बस एक क्लास, टॉपिक क्लास, यानी जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरी रूप से खत्म। जैसे मैं आज आप लोग को दोपहर में 1:30 बजे पढ़ाने वाला हूं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जितने भी टाइप हैं, जितने भी टाइप बनते हैं त्रिकोणमिति का, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लेकर पूरा टाइप खत्म कर दूंगा। तो बस एक क्लास, टॉपिक क्लास के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज दोपहर से 1:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्यारे मित्र। ना लेट करना ना वेट करना, अभी भी अगर आपकी तैयारी मस्त नहीं है तो आज से जुड़ जाओ। पहला चैप्टर त्रिकोणमिति ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर त्रिकोणमिति करवा दीजिए, अलजेब्रा करवा दीजिए, ज्योमेट्री करवा दीजिए, तो हम बोले लो त्रिकोणमिति करवा देते हैं। ठीक है, तो लेट बिल्कुल भी मत करना। तो 30 दिन 30 मैराथन क्लास लूंगा आपको, है ना। इसी तरीका से रीजनिंग का भी क्लास चलेगी, है ना। जिस तरह से ये मैथ का है ना, उसी तरीका से मैं आप लोग को 30 मैराथन क्लास दूंगा, किसका, रीजनिंग का भी। और रीजनिंग को भी कल से ही खत्म करूंगा, यानी कि आज से ही मेरे दोस्त, आज से ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लेट ना करना, वेट ना करना, 1:30 बजे दोपहर में, आज दोपहर 1:30 बजे जरूर जुड़ जाना हमारे साथ, जहां पर त्रिकोणमिति को पूरी रूप से खलास करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता की बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर, तीसरा है पोटेंशियोमीटर। तो मेरे प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, और लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है ना। और आपेक्षिक घनत्व को हम लोग मापते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और इस प्रकार की चीजों को देखिए, कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ताकि हमारे विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। इसी तरीका से फाइडोमीटर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, फाइडोमीटर से क्या होती है, समुद्र की गहराई मापने में काम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है बैगनी का। कहां पर ऑप्शन में बैगनी है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अगर ज्यादा पूछता तो किसकी होती है, लाल की, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहां पर कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है। प्रकीर्णन पूछेगा, देखिए प्रकीर्णन सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, सभी लोग को पता है, सभी को पता है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्य का मात्रक क्या है। तो आप लोग का आंसर होगा सर कार्य का मात्रक जूल है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है ना। कार्य का दूसरा मात्रक क्या है, डाइन भी है, डाइन डाइन, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ये देखिए, तो ये चीज को भूलना मत, आज दोपहर 1:30 बजे सभी लोग जरूर जुड़ना, क्योंकि आज मैं मैराथन क्लास देने वाला हूं, पूरी रूप से त्रिकोणमिति को खत्म करूंगा। कोई
टाइप नहीं छोड़ूंगा, एक एक टाइप पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। यहां तक कि सीजीएल में जो टाइप पूछा जाता है ना, सीजीएल में वो भी टाइप आपको करवा दूंगा, ताकि कौन जानता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है। सीजीएल लेवल तक का आपको करवा दूंगा। नहीं बिलीव है तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा जाके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष सबको पता है कि ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी विद्यार्थी इनमें भी फंस जाते हैं। प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये पूछा गया है। तो भाई रेडियो तो है, अवरक्त भी है, परावैंगनी भी है, ध्वनि। ध्वनि ये जो है ना वो भाई चुंबकीय तरंग नहीं है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, ये साउंड जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं, ये होते हैं आपको अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ मेरे प्यारे मित्र कि ध्वनि जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। ध्वनि जो तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, अयांत्रिक तरंगे को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन की। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लाइट यानी कि प्रकाश किसकी बनी होती है? बोलिएगा फोटोन की बनी होती है। और आपको पता है फोटोन जो होती है ना वो सीधी रेखा में चलती है, यही कारण है कि प्रकाश भी सीधी रेखा में चलती है। और आपको पता है प्रकाश की जो चाल होती है ना वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो लाइट किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है? प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। प्लांक नियतांक यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन जूल सेकंड? जूल सेकंड में कितना होता है? तो जूल सेकंड में होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, है ना, जूल सेकंड। ये जूल सेकंड में होता है। जूल सेकंड में होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल। कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर तो प्लस में है, यहाँ पर 6.63 इंटू 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻34। अरे भाई ये दो ऑप्शन मैच कर रहा है, सी भी वही दे रखा है, डी भी वही दे रखा है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कुछ टाइपिंग में एरर है, हम लोग तत्काल के लिए मार लेते हैं आंसर। क्या सी मान लेते हैं? टाइपिंग में कुछ ना कुछ हमारे टाइपराइटर साहब एरर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हल्दी पौधे के किस भाग में प्राप्त होती है? हल्दी जो होती है ना वो पौधे के किस भाग में प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होती है वो प्रकंद में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? प्रकंद में प्राप्त होती है। लेकिन प्रकंद ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मार देंगे? जड़, यानी कि जड़ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन रियल में ये जो हल्दी प्राप्त होती है वो प्रकंद से प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रकंद मारते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मार देंगे जड़। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है मेरे प्यारे मित्र वो 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर सी होगा। कौन कौन होता है? तो बेसोफिल होते हैं, इओसिनोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी जो WBC होती है वो होता है मोनोसाइट, और सबसे छोटी जो होती है वो लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट ही आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को देने का काम करता है। जैसे कोरोना काल में क्या था? WBC की संख्या घट जा रही थी, यही कारण है कि हमारी बॉडी और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो घट जा रहा था। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। WBC ही क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर है आपके 10, लसिका लसिका किसमें उपस्थित होती है? बताइए किसमें उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में होता है, उपास्थि में होता है, आपको सल्फी ऊतक में होता है, या तंत्रिका ऊतक में होता है? तो जो लसिका होती है ना यानी कि जो लिम्फ होता है वो हमारा वस्कुलर टिश्यू में उपस्थित होता है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग। ये देखिए, तो इस चीज को भूलना मत, इस चीज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आज दोपहर 1:30 बजे त्रिकोणमिति की मैराथन क्लास होने वाला है, और मैं आपको 30 दिन 30 मैराथन क्लास देने वाला हूं, है ना। बस एक क्लास टॉपिक क्लास, बस एक क्लास टॉपिक क्या हो जाएगी आपकी? क्लास। यानी कल त्रिकोणमिति ही समाप्त नहीं, आज ही त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा दोपहर के 1:30 बजे। आगे अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न मात्रा को बढ़ने से होती है। पीलिया जो रोग होती है ना वो हमारे बॉडी में
बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के बढ़ जाने की वजह से होती है। और बिलीरुबिन जो पिगमेंट है वो निकालती कौन है? लीवर, यानी कि यकृत। और जब यकृत बिलीरुबिन का उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर दी जाती है तो हमारे बॉडी में क्या होती है कि हमारे बॉडी के आंख हो गया, नाखून हो गया, स्किन जो होते हैं वो पीला पड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जॉन्डिस हो गया है। तो जॉन्डिस के दौरान क्या होता है कि बिलीरुबिन जो पिगमेंट होती है वो ज्यादा निकल कर हमारी बॉडी से आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है। इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है, आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारा यकृत, यानी कि लीवर। और लीवर जो होती है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट अगर ग्लैंड पूछता, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछता है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाती, तो आपका राइट आंसर क्या होता? अग्नाशय। जो ये जो हमारा है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। और लंग्स क्या करते हैं? तो लंग्स का काम होता है ब्लड को शुद्ध करने का काम, ठीक है। ये देखिए सैंग्वी बोरस होते हैं। सैंग्वी बोरस कौन होते हैं? सर्प होता है, केचुआ होता है, कॉकरोच होता है या मच्छर होता है। सैंग्वी बोरस वो होते हैं जो अपने जीवन का निर्माण खून को चूस कर करते हैं। तो इनमें जो सैंग्वी बोरस जो होते हैं ना, वो मच्छर होते हैं। कौन होते हैं? मच्छर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 14। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? थायराइड कहलाती है, पीयूष कहलाती है, एंड्रिनल कहलाती है, अग्नाशय कहलाती है। तो जो मास्टर ग्रंथि है वो कहलाती है आपको पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी कि पीट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट चल रही है। एंड ऑफ द सेशन, आज जैसे ही सेशन समाप्त होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन इस के प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। अगर आपकी जवाब 17, 18 है ना, यानी कि 16 प्लस आ रहा है, तो समझो आपकी साइंस बहुत अच्छी चल रही है। तो मेरे प्यारे मित्र, जितने लोग हमारे इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं वो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जाते जाते लाइक ठोक के जाइए। और मेरे दोस्तों, क्लास डेली अगर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको आगे की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो भाई आज 1:30 जुड़ना मत भूलना, क्योंकि आज होने वाला है क्या? त्रिकोणमिति। बस क्लास होने वाली है। क्वेश्चन है कि विटामिन डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा हुआ है जी? क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है, अरे रे 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 भाई, लिखा हुआ है कि विटामिन डॉट डॉट टेकोफ्रॉल होता है। कौन विटामिन को टेकोफ्रॉल बोलते हैं? तो मेरे दोस्त, आप लोग सभी को पढ़ा होगा विटामिन। विटामिन जो होते हैं ना, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होते हैं, इस तरह से। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी 1 होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 5 होता है, विटामिन बी 6 होता है, विटामिन बी 7 होता है, विटामिन बी 9 होता है, विटामिन बी 12 होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स का सबका केमिकल नेम जरूर याद कर लेना, एग्जाम में पक्का आपके आने वाला है। और साथ ही साथ इन सब विटामिन का केमिकल नेम को जल्दी से याद कर लेना। विटामिन ई को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को बोलते हैं हम लोग थायमिन, और विटामिन डी को बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल बोलता है तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई होगा। विटामिन बी सी, अगर विटामिन बी सी की बात बोले तो ये बी सी जो है वो पानी में घुलने वाला विटामिन है, और बाकी जितने विटामिन है वो बसा में नहीं घुलते हैं। किसमें घुलते हैं? बसा में घुलते हैं। तो भाई ये जो विटामिन है वो पानी में घुलने वाला विटामिन है, बी सी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है डॉट 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 अपना सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन है जी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध? कौन है? पहला है ऑप्शन गाय, सुगर, है ना, मधुमक्खी या मछलियां। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारी मधुमक्खियां है। किस है? मधुमक्खी। और आपको पता है मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये शहद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नाइलॉन में किसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? नाइलॉन में इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मोनोमर्स इन नाइलॉन? तो नाइलॉन में किस प्रकार की आपको बॉन्ड पाया जाता है? तो इसके अंदर पाई जाती है आपको अमाइड, अमाइड बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है? ध्वनि से है, चुंबकीयता से है, रेडियो सक्रियता से है या लेंस से है? तो भाई क्यूरी टेम्परेचर इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड है जी? तो ये हमारा मैग्नेटिज्म से है, यानी कि बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसके दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है? जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़ा है और समतल दर्पण की तरफ अगर आप भी वेग से भागिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो इमेज है ना वो आपके तरफ दुगने वेलोसिटी से आ रही है। किस वेलोसिटी से? दुगने वेलोसिटी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। और ये हमारा आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों के इस टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चनों का जवाब सही सही दे पाए। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ियों की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used to determine the age of archaeological wood? आर्कियोलॉजिकल वुड की आयु को निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाते हैं? पहला ऑप्शन है 92 U 235, 6C 14 है ना, 92 238 और 6U 12। तो भाई इसमें आयु निर्धारण करने के लिए हम लोग 6C 14 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग को 20 प्रश्न का स्टेज में कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही कर पाए। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से जवाब जरूर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। और साइंस का 71 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। आप 71 का 71 प्रैक्टिस सेट जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मेरे दोस्त खुश अगर हो गए पढ़ के तो फिर एक बार जरा सा शेयर भी कर देना मेरे दोस्त, लाइक ठोक देना। थैंक यू, बाय बाय।